हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर। मतलब हम यहाँ पे जितना भी सीक्वेंस से रिलेटेड टॉपिक है वो पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन के साथ एंड देन इसको पूरा कवर करेंगे विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और अभी तक हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब जो उसका बेसिक होता है रियल एनालिसिस का वो सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इससे हमें बहुत टाइम पहले इसमें से क्वेश्चन अराइज होते थे CSIR नेट जैम वगैरह में। अब थोड़े से पैटर्न चेंज करते हुए उन लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन पूछना कम कर दिया, बट ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हायर लेवल जब हम आगे जाएंगे तो वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अपने में ही। ठीक है, अब गेट वगैरह में इससे अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं CSIR नेट जैम गेट, कोई भी PhD एंट्रेंस है, NPHM टिफर, कोई भी MSc एंट्रेंस सेट, कोई भी AP का एग्ज़ाम है PSC जो कंडक्ट करवाती है, वो सारे एग्जाम्स का जो कंटेंट है वो इसमें कवर हो रहा है रियल एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सीक्वेंस का। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे एंड देन कल आगे बढ़ते हुए इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। तो बेसिक सीक्वेंस का मतलब आप लोगों को जनरल लैंग्वेज में तो पता ही होगा कि क्या होता है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से अगर किसी चीज़ को हम अरेंज करते हैं तो हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, लेट S बी अ सेट, हमारे पास जो S है वो एक सेट है। ठीक है, एंड हम क्या ले रहे हैं, एक सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, मतलब एक n ले रहे हैं। ये इसका ये क्या है, बी द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे पास n है ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस बोलना चाह रहे हैं। अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होती है इज अ फंक्शन। तो सीक्वेंस कुछ अलग नहीं होता है, एक तरीके का फंक्शन होता है। हुज डोमेन, जिसका डोमेन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड जो कोडोमेन है वो कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है एस सेट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर सेट एस लेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एस सेट है, ये कोडोमेन बनता है, और ये जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है ये क्या आपका बन जाता है, डोमेन। तो डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन एस है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है वो SN से डिनोट होता है। तो ये SN आ गई मैपिंग का नाम। यहाँ पे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से हम मूव करते हैं कोई भी सेट S पे। अब हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर। आप जनरली यहाँ सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर की ही बात करते हुए दिखेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर हम सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर बना रहे हैं तो यहाँ जो कोडोमेन है वो आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ये आपकी कैसी है, सीक्वेंस ऑन रियल नंबर है। और ये जो ऊपर वाली है ये जनरल डेफिनेशन है सीक्वेंस की। अब आप मैपिंग है जैसे आप उसको किसी ना किसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो SN n, अब यहाँ जो n है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो डोमेन के ही एलिमेंट को आपको मैप करवाना होता है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। तो आप इसको मैप करा रहे हैं, अगर आप 1/n से मैप करा रहे हैं तो जो आपकी जो सीक्वेंस फॉर्म होने वाली है वो क्या होगी, सीक्वेंस 1/n की फॉर्म होगी, जहाँ n 1 से लेके इन्फिनिटी तक मूव करेगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस की मैपिंग होती है और इस तरीके से हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं और लिखते हैं। तो ये हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं, आपके सेट मतलब सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, तो हम इस टाइप की मैपिंग पे ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसकी कुछ बेसिक टिप्स हैं, जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। अगर आपके पास जैसे कि इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। SN n इज इक्वल टू में 1/n है। और अगर हम इन जनरल बात करते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर आप इन जनरल बात करते हैं तो आपने सीक्वेंस को इस तरीके से डिफाइन करते हुए देखा होगा, n1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा AN, यहाँ पे भी n1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस दो तरीके से आपने देखा होगा।
तो यहाँ पे जो सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन है एस एन एन इज इक्वल टू 1/n, तो ये आपको सीक्वेंस बना के देगी 1/n का, जो कि n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी पे मूव करेगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो 1 आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो 1/2 आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो 1/3 आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 4 तो 1/4 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें 1/n पे n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं। इन जनरल अगर हम बात करते हैं, अगर हम एसन से इसको डिफाइन करते हैं तो ये आ जाएगा S1, S2, S3 एंड सो ऑन। अगर आप इसको an से डिफाइन कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट। क्या डिफाइन कर रहा है कि ये इन्फिनिटी तक आगे मूव कर रहा है, अभी ये रुका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपका, इन जनरल आप समझिए पहले कि ये जो टर्म लिखा है दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा है आपका वो सेकेंड टर्म है, इसके बाद जो भी लिखा है आपका वो थर्ड टर्म है। ठीक है, सिमिलरली जो A1 लिखा है आपका ये फर्स्ट टर्म है, A2 जो लिखा है वो आपका सेकेंड टर्म है, A3 जो लिखा है वो आपका थर्ड टर्म है। ऐसे ही यहाँ पे जो 1 लिखा है वो आपका फर्स्ट टर्म है, 1/2 आपका सेकेंड टर्म है, 1/3 आपका थर्ड टर्म है एंड 1/4 आपका फोर्थ टर्म है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका -1 की पावर n का सीक्वेंस, ठीक है, n 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो आपको -1 मिलेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो आपको 1 मिलेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो -1 की पावर 2 कितना होता है, 1 होता है। फिर आपको अगेन n इज इक्वल टू 3 पे -1 मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 पे 1 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, -1 भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, बट ये वाला जो टर्म है ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो ये सेट है, मतलब ये जो आपने यहाँ पे ओपन करके ये जो सीक्वेंस का सेट बनाया है, ये सेट की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करता, मतलब हम इसको सेट नहीं बोलते, बस ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक बार लिखते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, जितनी बार रिपीट होगा हम उसको उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये सेकेंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म होगा, ये आपका फोर्थ टर्म होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों 2 बार रिपीट हो गए और आगे भी कई बार रिपीट होंगे। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, ये भी 2 बार रिपीट हो गए और आगे भी कितनी बार रिपीट होंगे, बट हम जितनी बार भी रिपीट होंगे हम उसको उतनी बार लिखेंगे। तो पहली टिप ये है कि टर्म कितनी बार भी लिखे जाएं वो उतनी बार लिखे जाएंगे, रिपीटेशन इसमें अलाउ होता है। अगर आपने यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दिया है कि ये क्या हो गया है 1, इस एग्जाम्पल में मत देखिए जिसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, यस चलिए ठीक है, इसी में देख लीजिए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है पहले 1, फिर -1, फिर आपने -1, फिर 1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर ऐसे आपने सो ऑन मूव किया। तो अगर आप इसको इससे टैली करेंगे तो आपने देखा कि जो आपका जो पहला टर्म है वही आपका डिफरेंट आ रहा है, दूसरा टर्म भी आपका डिफरेंट आ रहा है, तीसरा टर्म आपका मैच कर रहा है, फोर्थ टर्म भी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 1 1 मैच कर रहा है, और आगे भी आपके बाकी सारे टर्म्स भी मैच करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म मैच कर गया, ये टर्म मैच कर गया, बट ये टर्म मैच नहीं कर रहा है, ये टर्म मैच। तो कोई भी एक टर्म अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो सीक्वेंस आर नॉट इक्वल, सीक्वेंस आर नॉट इक्वल। तो इक्वल होने के लिए सीक्वेंस को एवरी टर्म और टर्म वाइज बिल्कुल आपको क्या करना है, सेम रखना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे जो अरेंजमेंट है नंबर का, इनकी ऑर्डर अगर आपने चेंज की तो सीक्वेंस भी बदल जाएगी। तो ये 2 अलग अलग सीक्वेंस आ गई, ये सीक्वेंस 1 आ गई और ये सीक्वेंस 2 आ गई, ये दोनों सीक्वेंस सेम नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर दिया है, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ऑर्डर चेंज करने से सीक्वेंस बदल जाती है। तो यहाँ पे पहली चीज कि रिपीटेशन अलाउ होता है। ठीक है, दूसरी चीज
यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ये जो सेट होता है ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तो सीक्वेंस भी आपको बदली हुई दिखेंगी। तो क्लियर है, आपको ये बात समझ में आई? तो ये होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सीक्वेंस का ऑर्डर आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए, ऑर्डर बदलता है तो सीक्वेंस भी बदल जाएगी। और रिपीटेशन यहाँ अलाउ होता है, अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो ऐसा नहीं हम उसको एक बार लिखेंगे, हमको उतनी बार उसको रिपीट करके लिखना होगा। तो ये 2 पॉइंट थे यहाँ पे हमको समझने वाले, तो ये हमने समझा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस ना 2 तरीके की देखने मिलेंगी, 2 तरीके की यहाँ पे आपको सीक्वेंस देखने मिलेंगी। एक होती है आपकी फाइनाइट सीक्वेंस, एक होती है नॉन फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस, लेट आपने क्या ले लिया है, एस ले लिया है, जो कि कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। एस कैसा है आपका, यहाँ पे एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और देन आप क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस, एक मैपिंग बना रहे हैं, सीक्वेंस तो नहीं, एक मैपिंग बना रहे हैं एस से आर पे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। बट इस पे आप फर्दर आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही हमको पता होना चाहिए कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। तो अगर सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर की जगह अगर आप कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं तो सीक्वेंस भी आपकी कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट ही नंबर्स डोमेन के अंदर है, तो फाइनाइट नंबर की ही मैपिंग हो पाएगी। तो जितने नंबर की मैपिंग हो पाएगी उतना ही सीक्वेंस बन पाएगा। तो जो सीक्वेंस का सेट है वो आपका कैसा आ जाएगा, लेट अगर आप यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं s इज इक्वल टू में 1 2 3, तो यहाँ पे जो मैपिंग है आपकी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 2 3 से लेके r पे मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(1) आपका एक मैपिंग बनेगा, दूसरा बनेगा f(2) और तीसरा बनेगा f(3), और ये क्लोज हो जाएगा और ये कहला जाएगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस। तो किसी भी तरीके से अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो आपको 3 ही यहाँ एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और 3 एलिमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, आपकी फाइनाइट सीक्वेंस कहला जाएगी। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल था। बट ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, सीक्वेंस होने के लिए नंबरिंग होना चाहिए और इन्फिनाइट टाइम जाना चाहिए। सीक्वेंस मतलब एक तरीके का ये सीक्वेंस तो है, हमने अरेंज तो इसको पैटर्न में कर लिया है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो ये सीक्वेंस तो हो गया, फाइनाइट नंबर से इसलिए फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। बट आप इसको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे, नॉट सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस का जो मेन प्रॉपर्टी होता है दैट इज इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट टर्म तक इसका जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, और मैंने यहाँ पे आपको ऑर्डर के बारे में भी बता दिया है। और अगर आप देखें अपन ने किस तरीके से सीक्वेंस को डिफाइन किया है, यहाँ एफ की जगह पे हमने एस एन लिया हुआ था, तो हमने f की जगह यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एस एन। तो अगर आपने जो एस एन है वो डिफाइन किया है n से लेके सेट ऑफ अ रियल नंबर पे, तो इसका मतलब है कि जो मैपिंग बनने वाली है वो क्या बनेगी, एस एन ऑफ 1, एस एन ऑफ 2, एस एन ऑफ 3। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैपिंग है वो आप किसके करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका मूव करता जाएगा, इस तरीके से ये आता जाएगा, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ था कि सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया हुआ था एस एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। तो आप ये लेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सीक्वेंस है इसके अंदर अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको सिर्फ 1 एंड -1 दिख रहे हैं, बट ये करस्पॉन्डेंट वन मैपिंग
टाइपिंग बन रही है और ये किस तरीके से आ रही है कि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, ये सेकेंड एलिमेंट बनेगा, सेकेंड टर्म बनेगा, ये थर्ड टर्म बनेगा एंड सो ऑन। तो हाउएवर इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइनाइट हो सकते हैं, बट जो सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो इन्फिनाइट टाइम तक मूव करना चाहिए और उसका जो डोमेन पार्ट है दैट मस्ट बी द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से होना ही चाहिए, तो ही आप उसको सीक्वेंस बोल पाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो ऑलवेज कैसी होती हैं, इन्फिनाइट होती है, ऑलवेज हैविंग infinite number of terms। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है इसके अंदर, है ना, हमेशा होती है, चाहे इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइनाइट हो या डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपके इसके अंदर इनफाइनाइट हो, बट अंदर जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हमारा सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। अब सीक्वेंस के बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रेंज सेट पे। ठीक है, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। तो अब कोई भी सीक्वेंस है उसका रेंज सेट क्या होगा, तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा ये जो एसएन था सीक्वेंस था, ये एन से लेके कहाँ पे मूव कर रहा था, सेट ऑफ अ रियल नंबर पे, और ये किस तरीके से मूव कर रहा था, एन एस एन ऑफ एन कैसे जा रहा था, -1 टू द पावर n। ठीक है, तो अगर हम इसके रेंज सेट की बात करें, ठीक है, इसके रेंज सेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 1 एंड माइनस। अब जो रेंज सेट है ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, सेट। तो सेट वर्ड यूज हो रहा है तो सेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो सीक्वेंस के अंदर कितनी भी रिपीटेड टर्म हो, मगर हम उस रिपीटेड टर्म को नहीं लिखेंगे, जितने डिस्टिंक्ट है उनको ही लिखेंगे। तो यहाँ जो आपकी सीक्वेंस बन के निकल के आने वाली है वो -1 1 -1 1 -1 1, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बन के आने वाली है। बट जो इसका रेंज सेट है, इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो कैसा होगा, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसके अंदर होंगे उनका कलेक्शन आपका यहाँ पे रेंज सेट होगा। तो आपको रेंज सेट की कहानी समझ में आई होगी। रेंज सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रेंज सेट में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आप उसका कलेक्शन करेंगे, रेंज सेट आ जाएगा। अब इस रेंज सेट से रिलेटेड दो हमारे पास पोस्टमार्टम करते हुए दो हमारे पास रिजल्ट समझ में आ रहे हैं, जो कि अब हम देख लेते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में देखिए, जो 1 है, रेंज सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 है, उसके पास कितनी सारी प्री इमेज है, उसके पास कितनी सारी प्री इमेज है। 1 कब कब आ रहा है, व्हेन ये यहाँ पे 1 आ रहा है, व्हेन n इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे आ रहा है व्हेन n इज इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे आ रहा है व्हेन n इज इक्वल टू 6। तो जब जब n इवन होगा तब तब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेंज सेट के अंदर एलिमेंट है वो आपको 1 देखने मिलेगा। मतलब जब भी आप n को क्या ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, तो आपकी जो इमेज है वो 1 आ रही है। तो 1 की प्री इमेज कितनी होंगी, जितने आपके पास इवन नंबर होंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है, इफ रेंज सेट इज फाइनाइट, अगर रेंज सेट, जैसे कि अभी हमारे ऊपर एग्जांपल में रेंज सेट फाइनाइट है, इसका मतलब है कि एक ना एक अल्फा एस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, सच डैट कि अल्फा हैज इनफाइनाइट प्री इमेज। यहाँ एस का मतलब है सीक्वेंस, है ना, तो हैज इनफाइनाइट प्री इमेज। तो हमको दिख रहा है कि सेट के अंदर फाइनाइट नंबर है और यहाँ पे एक जो है, मतलब रेंज सेट इसके अंदर फाइनाइट नंबर है, मतलब 1 और 2, मतलब 2 ही नंबर है, 1 और -1। तो 1 के लिए भी हमारे पास प्री इमेज मिल रही हैं, जो कि कितनी है, इन्फिनाइट है क्वांटिटी में, कि जब जब n इवन होगा तब तक हमको इमेज 1 मिलेगी। तो 1 की प्री इमेज कब होगी, जब n इवन होगा। ऐसे ही -1 की भी हमको यहाँ इन्फिनाइट प्री इमेज देखने को मिल रही है, जब n क्या होगा आपका 1 होगा,
जब n आपका क्या होगा 3 होगा, जब n आपका क्या होगा 5 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से जब जब n ऑड होगा तो वो प्री इमेज बनेगा किसका, -1 का। तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इन्फिनाइट प्री इमेज आपको एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है। तो एटलीस्ट एक तो एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसकी इन्फिनाइट प्री इमेज एग्जिस्ट होते हुए आपको दिखेगी। कब, जब रेंज सेट आपका कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, और रेंज सेट अगर इन्फिनाइट है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बट अगर फाइनाइट है तो आपको ये कहानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस पे। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो बाउंड होगी कहीं ना कहीं से, तो सीक्वेंस भी होना चाहिए प्लस जो सीक्वेंस है वो बाउंड भी होना चाहिए, मतलब उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए। तो सीक्वेंस an, let the sequence an is said to be bounded, if and only if its range set is bounded। अगर रेंज सेट हम देख रहे हैं, मतलब जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन अगर हम देख रहे हैं दैट इज द रेंज सेट, तो वो अगर बाउंडेड है तो आपकी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए दैट इज, अगर इसको हम सिम्बॉलिकली समझते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। दैट इज, अगर ए एन सीक्वेंस है और ये कैसी है आपकी, ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है, तो कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक स्मॉल एम और कोई ना कोई कैपिटल एम इस सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब कोडोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, सच डैट जितनी भी इमेजेस आ रही हैं वो कैपिटल एम से छोटी होंगी और स्मॉल एम से बड़ी होंगी फॉर एवरी एन के लिए। तो जितनी भी इमेजेस आ रही हैं इस सीक्वेंस के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो एक बड़ा और एक छोटे नंबर के बीच में होते हैं तो वो जो सेट होता है वो क्या, जो सीक्वेंस होता है वो क्या कहला जाता है, बाउंडेड। तो या तो आप देख लीजिए कि रेंज सेट मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो भी कलेक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, या आप देख लीजिए उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक छोटे नंबर और एक बड़े नंबर के बीच में होने चाहिए सभी एन के लिए। तो ये दोनों सेम चीज ही देने वाली हैं, तो आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द रेंज सेट इज कॉल्ड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम आप फाइंड कीजिए, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ जो रेंज सेट होता है वो ही आपका सुप्रीमम एंड इन्फीमम होगा आपके सीक्वेंस का, ऑफ सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर इन्फीमम एंड सुप्रीमम आपको कोई ढूंढने के लिए बोलता है तो आप रेंज सेट का इन्फीमम एंड सुप्रीमम ढूंढिए और वही बोल दीजिए कि हाँ भाई ये भी सीक्वेंस का सुप्रीमम एंड इन्फीमम है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो की बात कर लेते हैं। ठीक है, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। बाउंडेड तो हमने देख ही लिया, अगर हम बोल रहे हैं कि बाउंडेड अबव, तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि अब हमको क्या चाहिए कि जो हमारी जो सीक्वेंस हो वो ऊपर से बाउंड हो जाए, मान से हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, पर जो सीक्वेंस है वो ऊपर से बाउंड हो जानी चाहिए। तो कब हो पाएगी, अ सीक्वेंस an is bounded above if, कब हो पाएगी, if there exists a capital M इस कोडोमेन के अंदर that is the set of a real number such that जो an है वो हमेशा छोटा हो इस m से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए, मतलब जितने भी नंबर इस सीक्वेंस के अंदर हैं वो एक कैपिटल m से छोटे हो जाते हैं सभी n के लिए, तो वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली बाउंडेड अगर हम बिलो की बात करते हैं तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि नीचे से बाउंड होनी चाहिए सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस an is said to be bounded below
कब कहलाएगी बाउंडेड बिलो? जब हमको एक एलिमेंट मिलेगा देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम, जो कोडोमेन के अंदर होगा, सच दैट जितनी भी इमेज आ रही है वो स्मॉल एम से कैसी होंगी, बड़ी होंगी, सभी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए, तो हम सीक्वेंस को बाउंडेड अबव बोल देंगे। अब एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिया, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सीक्वेंस 1/n का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सीक्वेंस -1 की पावर n का एग्जाम्पल ले लेते हैं, n1 से लेके इन्फिनिटी, n1 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका n1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ आएगा n1/2 आ जाएगा, फिर n1/3 आ जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। और अगर हम इस सीक्वेंस को ओपन करके लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये सीक्वेंस ओपन होने के बाद अगर हमको देखना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे। अगर हम इसको रेंज सेट वाली एग्जाम्पल से देखते हैं, तो अगर हम इसका रेंज सेट बनाते हैं तो क्या आएगा, आपका -1 एंड 1 आएगा, एंड जो रेंज सेट आपका यहाँ पे बन के निकला है इज बाउंडेड, तो आप यहाँ पे बोल देंगे दिस एम्प्लाई जो सीक्वेंस है आपकी -1 टू द पावर n वो कैसी हो जाएगी, इज बाउंडेड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये बाउंडेड आ गया। अब यहाँ पे अगर आप रेंज सेट बनाएंगे तो सारे एलिमेंट यहाँ डिस्टिंक्ट है, तो रेंज सेट अगेन से यही बन जाएगा। तो ये जो सेट बना है यही आपका अगेन क्या हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा। तो इसमें अब हम कैसे देखें कि ये बाउंडेड है या नहीं। यहाँ तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करवाता हुआ दिख रहा है, तो आप जैसे 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 एन को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ जो लास्ट नंबर है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, मतलब वो आएगा नहीं, एग्जैक्टली बिलोंग नहीं करेगा, बट टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी 1/n हैं वो कैसे हैं, या तो 0 से कैसे हैं, 0 से कैसे हैं, बड़े हैं, और 1 से कैसे हैं, बराबर हैं और छोटे हैं, ठीक है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीज हो रही है, पहले 1 आ रहा है, फिर 1/2 उससे भी छोटा आ रहा है, फिर 1/3 उससे भी छोटा आ रहा है, एंड सो ऑन डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो 1 आ रहा है। तो जितने भी नंबर, अगर n को आप कितना भी आगे तक वेरी करवाएंगे नेचुरल नंबर पे, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, 1 से छोटे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 से लेस देन एन इक्वल टू लगा दिया 1/n। अब यहाँ पे देखिए कितना भी आप इसको n को कितना भी बड़ा करते जाइए, n1000, n1000, n1 लाख, n2 लाख, ऐसे कितना भी आप करते जाइए, तो आपको पता है कि जो 1/n होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या देता है आपको, टेंडिंग टूवर्ड 0 होता है। तो ये टेंड करेंगे है ना। टेंड मतलब वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे, मगर वो उस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये 0 की तरफ जाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 0 तक पहुंच तो नहीं पाएंगे, बट 0 से बड़े होंगे जरूर। तो आपको यहाँ पे दो एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले, 0 एंड 1, जिसके बीच में पूरे 1/n है सभी n के लिए। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाई जो सीक्वेंस है आपकी वो कैसी है, बाउंडेड है। अब जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होंगी, है ना, तो यहाँ पे दोनों सीक्वेंस बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो भी आपको देखने को मिल रही है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बाउंडेड बिलो का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सीक्वेंस ले लीजिए सिंपल n की, तो वो कहाँ से जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जो सीक्वेंस है मूव करेगी इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये ऊपर से तो बाउंड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप n को बढ़ा रहे हैं ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक जाएगी हमको भी नहीं पता है। बट जितने भी n है वो कैसे हैं, 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर हैं, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं बाउंडेड अबव का, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे बाउंडेड अबव का, ठीक है। तो अगर -1 n ले लेते हैं, -n ले लेते हैं, सॉरी -n, अगर आपने एक सीक्वेंस ली है तो इसको ओपन करेंगे तो ये किस तरीके से ओपन होंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे n को आप इन्फिनिटी की तरफ मूव कराएंगे वैसे वैसे ये सीक्वेंस -इन्फिनिटी की तरफ मूव करने लगेगी। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे -n टाइप के जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब
-1 से छोटे हैं या -1 से बराबर में है। तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड अबव है। तो यहाँ पे हमने बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो ये सब के लिए देखा। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं अनबाउंडेड का, ठीक है, अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड कौन सी सीक्वेंस होती है, जो वैसे तो बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो भी अनबाउंडेड में ही आ जाती है, बट हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे अनबाउंडेड का। आप ले लीजिए n स्क्वायर, ठीक है ना, आप क्या ले लीजिए, n स्क्वायर ले लीजिए। तो n स्क्वायर की जो सीक्वेंस है ठीक है, अनबाउंडेड भी मतलब अनबाउंडेड की कैटेगरी क्या होगी, या तो वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा और बाउंडेड अबव भी नहीं होना, मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी होल्ड हो जाती है, मतलब वो एक भी जगह से अनबाउंडेड हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसको देख सकते हैं अनबाउंडेड -1 -n, ये जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड बिलो। तो जैसे ही ये कोई भी एक साइड से अनबाउंडेड आ जाती है तो वो सीक्वेंस कैसे हो जाती है, अनबाउंडेड हो जाती है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन आएगा। तो जैसे जैसे आप n को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, ये कहाँ पे मूव करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड बिलो है। तो ये पूरी सीक्वेंस को अगर एनालाइज करके लिखेंगे हम तो इसको अनबाउंडेड बोल सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो n की सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड अबव है, अबव में ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड अबव, ठीक है। तो अगर अनबाउंडेड अबव है मतलब अबव से बाउंडेड नहीं है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को भी हम अनबाउंडेड की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये सारा आपका कुछ एग्जांपल हो गया अनबाउंडेड बाउंडेड का, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 डेफिनेशन और बची हैं एंड देन हम लिमिट से स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है। होप आपको यहाँ पे बेसिक पूरा विद एग्जांपल समझ में आया, और जितने एग्जांपल आप यहाँ पे पकड़ के चलेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा डिस्कार्ड करने में सेक्शन सी में, अगर आप CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। और अदरवाइज बाकी भी एग्जाम्स में भी जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो गेट हो गया, बाकी एग्जाम में भी जो डिस्कार्ड मेथड होता है वो हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं वहाँ आपको बताऊंगी किस तरीके से डिस्कार्ड मेथड लगता है। तो कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दिया और आपको कंफर्म करना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हाँ ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करा, मतलब स्टेटमेंट गलत है, फिर आप उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से तो जितने छोटे छोटे एग्जाम्पल आप हर डेफिनेशन के पकड़ के चलेंगे उतना आपको आगे लॉन्ग गो में बेनिफिट होगा, आप उतना कॉन्फिडेंटली आंसर को टिक कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप तुक्का तो नहीं लगा सकते क्योंकि तुक्का आपको भारी भी पड़ सकता है। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने सीक्वेंस के लिए हैं, -n की जो सीक्वेंस है वो आपकी बाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड कब है, बाउंडेड बिलो है या नहीं है, बाउंडेड कब है, बाउंडेड कब नहीं है, एंड बाकी जितनी भी डेफिनेशन होगी इन छोटी छोटी सीक्वेंस पे हम क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, ताकि हमारे पास सेट ऑफ एग्जांपल्स हों जिसपे हम एनालाइज कर सकें और जिसपे हम स्टेटमेंट को सही या गलत प्रूव करके टिक लगा सके कॉन्फिडेंटली हमारे एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी जो आपकी सीक्वेंस है आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जो आगे हम सारी डेफिनेशन कवर करेंगे वो सारी भी आपको इन पे एनालाइज करते आनी चाहिए। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिलहाल बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट थे, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो समझ में आने चाहिए आपको। होप ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।